देखिए, आज हम हाई स्कूल में जो आपकी एनसीईआरटी साइंस है, उस साइंस बुक में फिजिक्स जो पार्ट है आपका, उस फिजिक्स पार्ट का सबसे पहला चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, और गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पणों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं। इन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चलते हैं कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे तुमने कभी फील किया होगा कि जब रात्रि का समय हो जाता है, रात्रि के समय का मतलब अंधकार छा जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमें ये जो वस्तु है वो वस्तु दिखाई क्यों नहीं दे रही है। तो आप कह सकते हैं कि वस्तु हमें इसीलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उस स्थान पर प्रकाश नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जिस घटक की आवश्यकता होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हमेशा किरणों के रूप में चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात या वायु में, निर्वात क्या होता है? निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जिस स्थान से वायु को निकाल दिया जाता है, जिसे हम शून्य स्थान भी कह सकते हैं। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश निर्वात अथवा वायु में 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर सकता है। दूसरा यहाँ से एक वैकल्पिक प्रश्न बनता है। वो वैकल्पिक प्रश्न ये होता है कि पूछेगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो ये वैकल्पिक प्रश्न है, वैकल्पिक रूप में परीक्षाओं में अत्यंत पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य रहती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य ये होती है किसी भी तरंग के मध्य की जो दूरी होती है। जो तरंग होती है उस तरंग के मध्य में जो लंबाई होती है वो उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे डिटेल में तरंग दैर्घ्य को आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या है। तो प्रकाश की तरंग जो रहती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहती है। एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक होता है। लंबाई का क्या होता है? एक सूक्ष्म मात्रक होता है जिसकी सहायता से सूक्ष्म लंबाइयों को, जैसा आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, इनकी दूरियां हुई, नाभिक की दूरी हुई, इन सब की गणना करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। दूसरा यहीं से प्रश्न बनता है जो आपका हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कौन सा टॉपिक होता है आपका? प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो, प्रकाश क्या होता है। जब भी प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, उस तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चित्र के माध्यम से समझते हैं। माना ये हमारा कोई ऐसा तल है जो चिकना है। कैसा तल है ये? चिकना तल है। इस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल।
कौन सा तल बोलते हैं इसे? परावर्तक तल बोला जाता है इसे। इस तल पर मैंने माना यहाँ से कोई भी एक प्रकाश की किरण गिरती है और गिरने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गया समझ में? इनमें क्या होता है? जो किरण किसी भी परावर्तक तल की ओर आती है उस किरण का नाम होता है, या उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण। जब वही किरण परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तक तल पर जो 90 डिग्री का कोण मानते हुए हम एक काल्पनिक अवलंब को लेते हैं उस लंब को बोला जाता है अभिलंब। उस लंब को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। यहाँ से आपके कितने प्रश्न तैयार हुए हैं? अगर आपतित किरण की परिभाषा पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं कि वह किरण जो किसी भी परावर्तक तल की ओर आती है उसे कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण परावर्तक तल से परावर्तित होकर लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। दो और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा प्रश्न, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच यहाँ पर भी किसी न किसी कोण का निर्माण हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अविलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य जिस कोण का निर्माण होता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं परिभाषाओं को। अगर तुमसे पूछी जाती है प्रकाश की चाल, तो आप बोल सकते हैं निर्वात हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रश्न आता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, आप बोल सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अगर 1 मीटर की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप बोल सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। यहाँ से प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा निकालेंगे। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश का किसी भी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। इसी श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब पर गौर करते हैं। जैसा अभी आपने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन में कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है, वो घटना क्या कहलाती है? आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रतिबिंब में क्या होता है? प्रतिबिंब में किसी भी वस्तु, जो भी वस्तु होती है, उस वस्तु की दर्पण में बनी जो आकृति होती है वो आपका क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। किसी वस्तु की दर्पण में बनी आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। पहले प्रतिबिंब क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। दूसरे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस होता है?
समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि जब किसी भी दर्पण से जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है वो किसी बिंदु पर जाकर के जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों अंतर समझ चुके होंगे। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा में आप लिख देंगे कि किसी वस्तु से, परिभाषा समझते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर यहीं से तुम्हें आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा बनानी हो तो हम क्या करेंगे? सेम परिभाषा के उन्हीं बिंदु को समारोप में रखेंगे, केवल हम वास्तविक रूप में जहां प्रकाश की किरणें मिलती थी वहां पे हम लिख देंगे आभासी रूप में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। या तो आभासी लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ से प्रश्न ये आता है कि जहां प्रतिबिंब बनाने के लिए जिस दर्पण का हम प्रयोग कर रहे हैं वो दर्पण क्या होते हैं। तो यहाँ से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक निकल करके आपका आता है कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। कौन सा टॉपिक यहाँ से निकल करके आता है? गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण को समझते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण आपके खोखले कांच का कटा हुआ कोई भी ऐसा भाग होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अगर परिभाषा पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं कि किसी कांच के कटे हुए, किसी कांच के कटे हुए खोखले गोल भाग को, खोखले गोल भाग को जिससे प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है, प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण आपके, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पणों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। जिनमें पहला भाग होता है उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। पहला भाग कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। और दूसरा जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। यहां से क्या करेंगे? परिभाषा समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण की परिभाषा से आप समझ चुके होंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण कांच का कटा हुआ कोई भी ऐसा खोखला भाग होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण, अब माना कि ये आपका कटा हुआ कोई कांच के गोले का खोखला भाग है,
कांच के कटे हुए गोले का ये क्या है आपका कोई भी खोखला भाग है। अगर इस खोखले भाग पर अंदर से कलई कर दी जाए, जो इसका दबा हुआ भाग था, दबा हुआ तल था, उस दबे हुए तल पर कलई कर दी जाए और जो प्रकाश का परावर्तन है वो उठे हुए भाग से किया जाए, तो ये आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण बन जाता है? उत्तल दर्पण बन जाता है। अगर इसकी परिभाषा पूछी जाती है, उत्तल दर्पण की परिभाषा पूछी जाती है, आप कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई कर दी जाती है, जिसके दबे हुए तल पर कलई कर दी जाती है तथा परावर्तन उभरे भाग से होता है, उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं? उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यहां से आपको उत्तल दर्पण क्लियर हो चुका होगा। अवतल दर्पण पर चलते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है? ठीक जिस प्रकार हमने उत्तल दर्पण माना था, ऐसे ही हम एक अवतल दर्पण के लिए किसी कांच के कटे हुए खोखले गोलक का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे? उत्तल दर्पण की प्रक्रिया को विपरीतार्थमक अर्थ दे देंगे। जहां उत्तल दर्पण में हमने दबे हुए भाग पर कलई की थी, वहीं अवतल दर्पण में उठे हुए भाग पर कलई कर देंगे। और जब उठे हुए भाग पर कलई कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा दर्पण के दबे हुए तल से होगा। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण हमारा कोई ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए, जो उठा हुआ तल था, उभरा हुआ तल था, उभरे तल पर कलई की जाती है, उभरे तल पर कलई की जाती है तथा जो परावर्तन है वो कौन से तल से होता है? दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। यहां से आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है? इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। जैसे कोई भी दर्पण है, माना उत्तल है या माना अवतल है, तो इन दर्पणों में क्या होता है? इन दर्पणों में इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे किसी भी दर्पण का निर्माण किया गया है तो उस दर्पण की कोई ना कोई त्रिज्या होगी। किसी भी दर्पण का निर्माण किया जाएगा, उस दर्पण में उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। हेडिंग के रूप में हम लिखेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट जो निकल के आती है वो होती है आपकी वक्रता त्रिज्या। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? चित्र से समझते हैं। ये हमारा कोई भी एक कांच का गोल भाग था और इस गोल भाग से हमने क्या काम किया? इसे बीच से इस भाग से काटने पर हमने किसी एक दर्पण का निर्माण किया। इस भाग से कटा हुआ जो भाग है उससे हमने दर्पण का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? दर्पण का निर्माण किया है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो हमने अभीष्ट गोला माना था, इस गोले में कहीं ना कहीं इसकी त्रिज्या छिपी हुई होगी। क्या छिपी हुई होगी? त्रिज्या छिपी होगी। तो हम कह सकते हैं कि उस गोले की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा में लिखेंगे उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है, जिसका दर्पण एक भाग होता है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को रेडियस आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इसी पॉइंट से आपकी दूसरी परिभाषा बनके तैयार होती है, उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं उसे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में क्या होता है, जिस तरह इस त्रिज्या का एक कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट रहा होगा, केंद्र बिंदु रहा होगा, तो उस गोले के केंद्र को परिभाषा बनाएंगे। जहां हमने पहले बिंदु में त्रिज्या की चर्चा की थी, वहीं वक्रता केंद्र की परिभाषा हम कह सकते हैं उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र सेंटर सी से प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कह सकते हैं वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा बिंदु यहां से बनता है, उसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। द्वारक शब्द से ही ज्ञात होता है कि द्वार क्या होता है। द्वारक का मतलब होता है जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता हो, जितना भाग प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक होता है, वो भाग क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण का वह भाग या किसी भी दर्पण का परावर्तक तल है, उसका पूरा, ये आपका है क्या है, ये पूरा परावर्तक तल है। इस परावर्तक तल का जितना भी डायमीटर है, डायमीटर का मतलब आपका व्यास है, वो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहां से दर्पण का द्वारक समझ आ चुका होगा। अगला बिंदु होता है, उसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव का मतलब ये होता है जो भी हमारा ये परावर्तक तल हमने बनाया था, इस संपूर्ण परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो लिख सकते हैं कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। जो भी दर्पण होगा, उस दर्पण का जो भी परावर्तक तल होगा, उसका जो मध्य बिंदु होगा, वो मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न निकल के आता है कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, जो हमने अभी चित्र बनाया था, इस चित्र में पूछा जा रहा है कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो ये रेडियस थी, वक्रता त्रिज्या थी, उस वक्रता त्रिज्या को अभी अगले बिंदु पर चलेंगे, उसे यहाँ पे लिख देते हैं पहले। उसे बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं उसे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब क्या होता है, मुख्य अक्ष का मतलब होता है त्रिज्या का जो वक्रता केंद्र था, उस वक्रता केंद्र और उस ध्रुव को मिलाने वाली जो अभीष्ट रेखा होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष दूसरे चित्र से देखते हैं, साफ चित्र बनाते हैं। ये माना कोई हमारा एक अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो हमारा ध्रुव हो गया, पोल हो गया। यहां से आगे बढ़ेंगे, ये दर्पण की त्रिज्या बन गई। त्रिज्या का जो मध्य बिंदु था, सेंटर पॉइंट था, वो केंद्र था। अब हम यदि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए कोई भी आगे रेखा खींचेंगे, तो वो हमारी मुख्य अक्ष बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मुख्य अक्ष बन जाएगी। मुख्य अक्ष समझ आ चुका होगा। मुख्य अक्ष की परिभाषा में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस पर चलते हैं।
मुख्य फोकस का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, कैसी आ रही हो, समांतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर पर आ रही हो। तो जो भी प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तित होकर के जिस बिंदु से निकल कर जाती है वो बिंदु आपका कहलाता है मुख्य फोकस। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ से मुख्य फोकस की यदि आपको परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि मुख्य अक्षों के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यहां से मुख्य फोकस की परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी। मुख्य फोकस की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो यहां से आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के मेरे टॉपिक में गौर किया कि प्रकाश का परावर्तन क्या था, प्रकाश के परावर्तन के लिए गोली दर्पण क्या थे, गोली दर्पणों से जुड़ी हुई परिभाषाएं क्या थी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या होते हैं, और प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में बनता है, और जहां फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की हमने बात की थी तो हम ये चर्चा करेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।